हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी आप लोगों की काफ़ी शानदार चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कार्तिकपुर राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की, जो कार्तिकपुर राज्य क्षेत्र था इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो इसके अंतर्गत आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और इसके अलावा जो रोहिलखंड का उत्तरी भाग था ये इसके अंतर्गत आते थे। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लाखा मंडल से प्राप्त खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो लाखा मंडल से जो प्राप्त खंडित शिलालेख होते हैं ये किस वंश से संबंधित है? तो ये थे छागलेस वंश से। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी। देखो, यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न था, सेम यही प्रश्न पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, जो छागलेस वंश से जो संबंधित हमें शिलालेख मिलते हैं ये मिलते हैं लाखा मंडल से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लाखा मंडल से प्राप्त खंडित अभिलेखों में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? तो देखो, जो हमें लाखा मंडल से जो हमें खंडित अभिलेख मिलते हैं छागलेस वंश से, यह कितने, इनमें जो कितने राजाओं का नाम इनमें मिलता है? तो इन खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं का नाम मिलता है। जो छागलेस वंश के जो 7 शासक थे इनका नाम इनमें मिलता है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने कई सारी क्लासें यहाँ पे डिस्कस करी है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदुवंश का संस्थापक कौन था? तो यदुवंश का जो संस्थापक था, जो यादव वंश था, इसके जो संस्थापक थे ये थे सेन वर्मन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो यदुवंशी राजाओं की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है ये होती है राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख मिलता है लाखा मंडल। तो इससे इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि यमुना उपत्यका में यदुवंशी राजाओं का क्या था, शासन था, जो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिलता है लाखा मंडल से। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राजकुमारी राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में कितने यदुवंशी शासकों का उल्लेख मिलता है? तो जो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख हमें लाखा मंडल से मिलता है इसमें कितने यदुवंशी शासकों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजकुमारी ईश्वरा ने किस स्थान पर शिव मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजकुमारी ईश्वरा ने जो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था ये कराया था लाखा मंडल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्थान का प्राचीन नाम मड था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, लाखा मंडल। लाखा मंडल का प्राचीन नाम क्या है? मड। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाखा मंडल का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है क्या है, मड है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरी नाग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो नाग वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था ये था गणपति नाग। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। इनके जो नाग वंश के जो शासक हैं, गणपति नाग हो गया, विभु नाग हो गया, स्कंद नाग हो गया, अंशु नाग, तो इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये मिलते हैं जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख मिलता है चमोली से। तो इनमें इन 4 नाग राजाओं का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो राज्य से हमें 2 स्थान से क्या है, त्रिशूल लेख मिलते हैं। एक आपका उत्तरकाशी के बारहाट से मिलता है और एक मिलता है गोपेश्वर चमोली से। तो गोपेश्वर चमोली से जो हमें त्रिशूल लेख मिलता है इसमें क्या गया है, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। और जो उत्तरकाशी से हमें बारहाट उत्तरकाशी से मिलता है उसमें क्या है, उसमें मिलता है शंख लिपि। ठीक है, शंख लिपि का प्रयोग कहाँ पर है? उत्तरकाशी के बारहाट में।
लेकिन जो गोपेश्वर त्रिशूल से हमें मिलता है इसमें क्या है, दक्षिण ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं का नाम प्राप्त हुआ। तभी मैंने आपको बताया था कि जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है इसमें हमें 4 नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है। गणपति नाग हो गया, विभु नाग हो गया, अंशु नाग हो गया, इनका उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको नाम भी ध्यान रखना है, गणपति नाग, विभु नाग, अंशु नाग और स्कंद नाग। तो इन 4 नाग राजाओं को उल्लेख मिलता है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में। अगला प्रश्न है हमारा, यमुना घाटी में यादवों का अस्तित्व समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यमुना घाटी में यादवों का अस्तित्व मिटाने या समाप्त करने का जो श्रेय जाता है ये जाता है नाग शक्ति को। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में नागों को किसने परास्त किया था। तो नागों को जो परास्त किया था ये क्या था, मौखरी वंश ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौखरी वंश का जो अंतिम शासक था वो था ग्रे वर्मा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं के संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर किसने कहा। तो आधुनिक गढ़वाल यानी कुमाऊं यानी संपूर्ण उत्तराखंड की बात हो रही कि इस संपूर्ण भूभाग को किसने ब्रह्मपुर कहा था। तो ये कहा था कनिगम ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, किस व्यक्ति ने हरिद्वार को मोयूलो तथा गंगा को महाभद्रा कहा। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था चीनी यात्री हुएनसांग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस स्थान को पोलो हीमो पोलो कहा। तो ये किसके लिए कहा था, तो ये कहा था हिमालय के लिए। हिमालय के लिए हुएनसांग ने पोलो हीमो पोलो कहा था। इसका सही आंसर जाएगा डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अभी इससे पहले हमने क्या देखा, हरिद्वार के लिए क्या कहा था, मोइलू तथा गंगा को कहा था महाभद्रा। अब यहाँ पे बात हो रही हिमालय। हिमालय के लिए क्या कहा था, पोलो हीमो पोलो। इससे हम आप लगा सकते हैं, हिमो से हम लगा सकते हैं हिमालय। अगला यहाँ पे देखेंगे, किस यात्री ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया। तो ये किया था हुएनसांग। हुएनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत में किन 3 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत में मिलता है शत्रुघ्न, गोविशान और ब्रह्मपुर। तो इन राज्यों का वर्णन मिलता है, ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्षवर्धन के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में विभाजित हो गया। तो हर्षवर्धन के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में विभाजित हो गया था। तो ये हो गया था आपका ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशान। तो इन राज्यों में विभाजित हो गया था। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर राज्य पौरवों के अधीन था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पौरव वंश के संस्थापक कौन थे। तो पौरव वंश के जो संस्थापक थे ये थे विष्णुवर्मन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी। तो तालेश्वर ताम्रपत्र की जो खोज होती है ये होती है 1915 में। और कहाँ से खोज होती है, ये होती अल्मोड़ा से। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस वंश के शासक अपने राज्य को पर्वताकार कहते थे। तो किस वंश के शासक अपने राज्य को पर्वताकार कहते थे। तो ये कहते थे पौरव वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे,
तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव वंश के कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? तो पौरव वंश का जो हमें तालेश्वर ताम्रपत्र मिलता है अल्मोड़ा से 1915 में, इसमें जो मिलता है कितने पौरव वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें 5। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। जो तालेश्वर ताम्रपत्र जो 1915 में हमें कहाँ से मिला था? अल्मोड़ा से। ठीक है, 1915 में इसकी खोज होती है अल्मोड़ा से, और इसमें 5 पौरव वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से प्राप्त हुए थे? तो तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं आपके अल्मोड़ा। अभी मैंने आपको बताया कहाँ से हुआ था? अल्मोड़ा। ऑप्शन डी होगा अल्मोड़ा। कब हुआ था? 1915 में। अगला देखेंगे, पौरव वंश का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो पौरव वंश का जो शासनकाल माना गया है, ये माना गया है 6वीं से 8वीं सदी तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वीरणेश्वर स्वामी किस वंश के कुल देवता थे? तो वीरणेश्वर स्वामी जो थे आपके किसके कुल देवता थे? तो ये थे पौरव वंश। पौरव वंश के जो कुल देवता थे ये थे वीरणेश्वर स्वामी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, पौरव वंश में सेना नायक को क्या कहा जाता था? तो यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेना नायक, पौरव काल में सेना नायक को क्या कहा जाता था? तो सेना नायक को कहा जाता है बलाध्यक्ष। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। तो बलाध्यक्ष कहा जाता था सेना नायक को पौरव काल में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, किस वंश के शासकों का निवास स्थान कोट था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन है पौरव वंश। देखो यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पौरव वंश के शासकों का निवास स्थान कहाँ था? तो ये था यहाँ पे कोट। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, पौरव शासन काल में भाग किसे कहा जाता था? तो भाग एक प्रकार का भूमि कर होता था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। भू कर वसूलने वाले अधिकारी को तो भागिक कहा जाता था, लेकिन जो भाग था ये कहा जाता भूमि कर के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, देखो अगला प्रश्न यहाँ पे ये आ गया कि भू कर यानी भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था भागिक। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, पौरव प्रशासन में भूमि मापन के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता था? तो पौरव प्रशासन में भूमि मापन के लिए द्रोणवापम, खारीवापम और कुल्यवापम, इन विधियों का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला यहाँ पे देखेंगे, पौरव शासन काल में केदार और सारी क्या थे? तो पौरव शासन काल में केदार और सारी क्या थे? तो ये केदार और सारी ये भूमि के प्रकार होते थे। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। जो केदार भूमि होती थी ये आपकी सिंचित भूमि होती थी, और जो आपके सारी भूमि होती थी आपके असिंचित भूमि होती थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, केदार किस प्रकार की भूमि कहलाती थी? तो केदार आपके सिंचित भूमि थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो असिंचित भूमि को कहा जाता था सारी। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश ये माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली जो प्रथम राजनैतिक शक्ति थी तो वो थी आपके कुनिंद वंश। यहाँ पे हो रही ऐतिहासिक राजवंश की बात हो रही है, तो आपका कौन सा होगा? कार्तिकेयपुर राजवंश। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी ये इनकी जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बागेश्वर के बैजनाथ घाटी में बनाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि पहली राजधानी कहाँ थी, दूसरी कहाँ? तो दूसरी पूछा जाती है बैजनाथ बागेश्वर में। अगला देखेंगे, कार्तिकेयपुर के राजाओं के लिए कत्तूरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले कत्तूरी शब्द का जो प्रयोग किया था ये क्या था? एटकिंसन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे,
कुटिला लिपि का संबंध किस वंश से है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी कार्तिकेय राजवंश। कार्तिकेय राजवंश से संबंध है कुटिला लिपि का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।